हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप लोग अच्छे से होंगे। इसी शुभकामना के साथ आज का जो नया वीडियो है ये क्लास 10 के गणित के लिए है। और 10 के गणित में हम लोग युगपत समीकरण के हल के विषय में पढ़ रहे थे कि युगपत समीकरण का हल जो है हम लोग 3 विधियों से कर सकते हैं: प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्रगुणन विधि। तो इसके पहले के जो वीडियोज़ बने हैं उसमें हम लोग प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि इन दोनों का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग जो है मुख्य रूप से वज्रगुणन विधि का अध्ययन करेंगे। इसके पहले आपको बताया गया है कि अगर हम लोगों के पास 2 समीकरण इस प्रकार के हैं जिसमें दोनों समीकरण की जो राशियां हैं वह किसी एक ही मान से संतुष्ट हो जाती हैं, तो ऐसे 2 समीकरणों को हम लोग युगपत समीकरण कहते हैं। और ये इन समीकरणों का हल कब प्राप्त होता है, अर्थात कब ये समीकरण संगत होते हैं और कब असंगत होते हैं और कब इनके अनंत हल होते हैं। तो इसके लिए कंडीशन आपको समझाया गया था इसके पहले के वीडियोज़ में कि यदि a1/a2 मतलब x के गुणांकों का अनुपात और b1/b2 मतलब y के गुणांकों का अनुपात आपस में बराबर नहीं है, तो यही से हम लोग जान जाते हैं कि समीकरण निकाय का जो हल होगा वो अद्वितीय होगा। मतलब निश्चित रूप से हम लोगों को x y के अलग अलग मान प्राप्त होंगे। अद्वितीय मतलब यूनिक, एक मान जो है, एक मान x का और एक मान जो है y का प्राप्त होगा। इसके विपरीत अगर इसके आगे भी बताया गया है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इस स्थिति में समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होता है, क्योंकि ये जो रेखीय समीकरण हैं ये रेखीय समीकरण अलग अलग परस्पर समानांतर होंगे और 2 रेखाएं जब आपस में समानांतर होती हैं तो वो कहीं एक दूसरे को काटती नहीं है। और इन समीकरण निकाय का हल तभी निकलता है जब वो रेखाएं, इन समीकरणों से निरूपित रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करें, अर्थात इस कंडीशन में इस समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होता। इसके बाद तीसरा स्थिति था कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। उस स्थिति में ये दोनों रेखाएं जो होती हैं एक दूसरे पे संपाती होती हैं और संपाती रेखाओं के प्रत्येक बिंदु एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, इसलिए इसमें समीकरण निकाय के हलों की संख्या जो होती है अनंत हो जाती है इस कंडीशन में। तो समीकरण निकाय का हल है कि नहीं है, ये तो आपको इस तीनों विधि में कोई विधि यूज़ करने जा रहे हैं तो उसके पहले तो आप ये चेक करेंगे कि निकाय का हल है कि नहीं है। ये अलग से प्रश्न पूछ दिया जाता है बहुविकल्पी में कि ज्ञात कीजिए समीकरण निकाय का हल है या नहीं है। तो अगर हल है तो निश्चित a1/a2 और b1/b2 मतलब x के गुणांकों का अनुपात और y के गुणांकों का अनुपात आपस में बराबर नहीं होगा, तभी समीकरण निकाय का हल निकलेगा। तो वज्रगुणन विधि, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, शुरू में ही आपको समझाया गया है कि ये एक ही प्रकार के समीकरणों को हल करने की ये 3 विधियाँ हैं। 3 विधियों में से आप तीनों को जानना पड़ेगा, क्योंकि समीकरण में ये कह दिया जाता है कि समीकरण निकाय को इसमें से किसी एक विधि से ही हल करिए। तो जब एक विधि से कोई विधि पूछ दिया जाएगा, प्रतिस्थापन से हल करिए या विलोपन से या वज्रगुणन विधि से, तो उस स्थिति में आपको उस समीकरण निकाय का हल उसी विधि से करना होगा। अब मानिए कि आपको वो विधि नहीं आ रही उस समीकरण को हल करने के लिए, दूसरी विधि आ रही है, तो प्रश्न आपका गलत माना जाएगा। तो इसलिए आपको तीनों विधि जो है स्पष्ट रूप से जानना है। तो वज्रगुणन विधि में हम लोग सीखेंगे आज। और वज्रगुणन विधि के लिए कैसे करेंगे, वज्रगुणन विधि जो है इस सरल, तो तीनों विधियाँ हैं, बहुत ही सरल विधियाँ। आपको जो विधि समझ में आ जाए सामान्य रूप में आप उस विधि का प्रयोग करिए, और स्पेशली जब कहा जाए कि इस विधि से हल करिए तो विधि अप्लाई करना ही होगा। तो वज्रगुणन विधि जो है ये क्या है, और वज्रगुणन विधि का उपयोग कब करते हैं, कब अनिवार्य हो जाता है, जब प्रश्न में बीजीय पद हों। बीजीय पदों वाले समीकरणों को वज्रगुणन विधि से हल करना सरल हो। अगर उसको आप विलोपन और प्रतिस्थापन से जाएंगे तो हल वहाँ भी होगा, लेकिन वो थोड़ा सा मतलब बड़ा हो सकता है या कुछ और दिक्कतें आ सकती हैं, बड़ा कैलकुलेशन हो सकता है। लेकिन इसमें कैलकुलेशन जो है नहीं मात्र के बराबर होता है, कुछ नहीं होता है कैलकुलेशन। इसमें हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, पहले एक आंकिक प्रश्न के लिए, फिर एक बीजीय प्रश्न के लिए देखा जाएगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे इस विधि से हल करने के लिए ये पहला समीकरण और 3 2 4
तो बीजगुणन विधि अप्लाई करने के लिए आवश्यक है कि समीकरणों को फिर बदलिए आप, और बदलिए इसको मूल रूप में लाइए, जो रेखीय समीकरण का जो आदर्श रूप है उस रूप में लाइए, मतलब ax + by + c के रूप का। तो उस रूप का लाएंगे लोग तो ये हो जाएगा 8x, ये समीकरण नंबर 1, और इसको करेंगे लोग तो 3x, ये हो गया समीकरण नंबर 2। इसके बाद आप क्या करिए कि नीचे की लाइन में x लिख के एक लंबी रेखा खींच लीजिए, = y लिख के लंबी रेखा खींच लीजिए, =1 लिख के एक लंबी रेखा खींच। इसमें होता ये है कि x y के जो गुणांक हैं और जो अचर पद हैं उन्हीं अंकों को इसके नीचे लिखा जाता है। कैसे लिखा जाए तो उसको समझिए। x के नीचे लिखना है तो x वाले गुणांकों को छोड़ देंगे, उसके बाद जो बचेंगे उसको चिन्ह सहित लिखेंगे। मतलब y का गुणांक बचा 5, यहाँ बचा 2, वहाँ 9 और यहाँ बचा 4। या y के साथ थोड़ा कन्फ्यूज़न है। y के साथ कन्फ्यूज़न ये है कि अगर आप यहाँ माइनस लेते हैं तो इधर से लिखते हैं, और माइनस नहीं लेते हैं तो इसका अगला अंक लिखते हैं। अगला अंक मतलब x लिए थे तो y के गुणांक से शुरू किए थे, अब y लेंगे तो इसके बाद वाला अंक लेंगे। बाद वाला अंक मतलब ये -9 यहाँ आएगा, -4 यहाँ, और 8 और 3 ये होगा। और यहाँ माइनस लिख देंगे तो ये पहले लिखा जाएगा और ये बाद में लिखा जाएगा। तो तीनों प्लस लिखिए, और मान के चलिए कि जहाँ से हम ले रहे हैं x का गुणांक ले रहे हैं तो x के नीचे लिख रहे हैं हर में, तो y से शुरू करेंगे। y के नीचे लिख रहे हैं तो इसके आगे वाला, और अचर पद के नीचे लिख रहे हैं तो अचर पद के बाद, अचर पद के बाद इधर 0 हो जाएगा, फिर शुरू से आ जाएंगे 3, ये x का गुणांक आ जाएगा। ये एक विधि चलिए तो ज़्यादा अच्छा होगा, नहीं तो फिर बार बार कन्फ्यूजन होगा ये वाला है कि वो वाला है। तो अब अचर पद के नीचे लिखना है तो इसके आगे समाप्त है। इसके बाद जो है x का गुणांक यहाँ 8 और यहाँ 3, और y का गुणांक जो है 5 और यहाँ पे 2। ये जो है आपका हो गया। अब इसके बाद ये एक मतलब थोड़ा सा काम है। इसके बाद अब एकदम सरल चीज़ें। इसके बाद सरल कैसे, तो देखिए अगली लाइन में x का बटा, ये तिर्यक गुणा करते हैं, इसका गुणा इसमें चिन्ह से, तो 4 का गुणा 5 में होगा, तो एक बार लिख लेते हैं। अगर 4 × 5 और फिर माइनस लिखते ही लिखते हैं, और यहाँ पे अगर 9 -9 और × 2 = y के नीचे, y नीचे जाएंगे तो -9 × 3 या -4 × 8, फिर यहाँ जाएंगे 1 के नीचे तो 8 और 2 का गुणा होगा। अगर चिन्ह तीनों में लगेगा, ये जो तिर्यक गुणा करेंगे पहले इसका गुणा इसमें करेंगे, फिर माइनस लगा के इसका गुणा इसमें, वैसे इसका गुणा इसमें फिर माइनस लगा के, बस ये काम खत्म। अब इसको हल कर लेंगे लोग, तो x बाई ये -20 और यहाँ माइनस में गुणा होगा प्लस हो जाएगा, y बाई तो यहाँ 9 और 3 का गुणा होगा तो -27, ये प्लस हो जाएगा 32, 1 बाई अब यहाँ सॉल्व करेंगे लोग तो x बाई -2, y बाई ये -20 प्लस 18 जो है -2 हो जाएगा, -27 प्लस 32 तो प्लस में आएगा 5 = 1। इसके बाद इसको बराबर करेंगे तो x का मान मिलेगा, और इसको बराबर करेंगे लोग तो y का मान मिलेगा। तो यहाँ से हो जाएगा हम लोगों के पास x बाई -2 = 1, तो यहाँ से मिल जाएगा x = -2, और दूसरा हो जाएगा y बाई 5 = 1, तो यहाँ से मिल जाएगा y = 5। तो ये आंसर हो जाएगा हम लोगों का, कि आंसर हो जाएगा x = -2 और y = ये आंसर हो जाएगा। तो इसमें आप इस स्टेप को माइनस भी कर सकते हैं, मतलब यहीं से आप सीधे गुणा करके आप इस समीकरण के बाद सीधे इसको लिख सकते हैं। और जब प्रैक्टिस में आ जाएगा तो ये बहुत सरल विधि है, और इस विधि से हम लोग
बीजीय प्रश्नों को बड़े अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। बीजीय प्रश्न जो इसमें इस विधि से बहुत अच्छे से सॉल्व होते हैं, तो इसको नोट कर लीजिएगा। और उसके बाद जो है कि आगे एक बीजीय प्रश्न के लिए हम लोग बात करें इस बीजगुणन विधि से, तो बीजीय प्रश्न के लिए इसको नोट कर लीजिएगा। एक बीजीय प्रश्न के लिए हम यहाँ बात कर रहे हैं, और बीजीय प्रश्न जो है क्या होगा, एक प्रश्न देना होगा हम लोगों को। प्रश्न जो है ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, एक समीकरण, और बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू 1 प्लस सी, ये दूसरा समीकरण। इस तरह का प्रश्न। तो अगर इस तरह के बीजीय प्रश्न है तो आप इसको विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि, इन दोनों विधियों में से कर सकते हैं किसी विधि से। लेकिन आप बीजगुणन विधि से करते हैं तो ये प्रश्न जो है थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाता है। बीजगुणन विधि से करने के लिए इसको आप ax by माइनस सी इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1, एंड bx प्लस ay माइनस 1 प्लस सी इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। फिर इसके पहले आपको जैसे बताया गया है x, फिर y, फिर यहाँ पे 1, ये 3 तो याद कर लीजिए, x, y और 1। एक रेखा खींच के बराबर का चिन्ह लगा के लिख देते हैं। फिर x नीचे लिखना समझाया गया है कि इसको छोड़ देंगे, इस या y के गुणांक और अचर पद लिखे जाएंगे, यानी b a और माइनस सी और माइनस 1 प्लस सी। y के नीचे लिखना है तो y के आगे वाला पद, यानी कि माइनस सी माइनस 1 प्लस सी, और इसके बाद आ जाएगा x के गुणांक तो a और b। फिर अचर पद के नीचे लिखना है तो इसके आगे मतलब x y के गुणांक लिखे जाएंगे, यानी कि a b और b। पहला काम थोड़ा सा सोच समझ के कायदे से चिन्ह सहित x के गुणांक, y के गुणांक और अचर पदों को लिखते हैं। इस समीकरणों की तुलना करते हैं हम लोग। इस समीकरण हम लोगों का जो मानक समीकरण है 2 चर का 1 घात का, वह ये, इससे तुलना करके लिखते हैं x y के गुणांक। a की जगह पे कितना, b की जगह पे कितना और c की जगह पे कितना, इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस जो चिन्ह है चिन्ह से चीज़ें आ जाएंगी। अब फिर ये गुणा करा हुआ है तो x y माइनस b 1 प्लस सी और माइनस सी इंटू ए, इसका इसमें माइनस इसका इसमें, ये हो गया। फिर यहाँ गुणा करा हुआ है y बाई, तो फिर माइनस सी इंटू बी और माइनस 1 प्लस सी का गुणा होगा किसमें, ए में, और इक्वल टू 1 बाई, इसका गुणा इसमें हुआ तो ए स्क्वायर, और बी का बी में हुआ तो बी स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे लोग तो एक्स बाई माइनस बी और माइनस बी सी, और यहाँ गुणा हुआ तो प्लस ए सी, माइनस बी का इन दोनों गुणा और माइनस बी सी यहाँ हो गया, इस माइनस का माइनस में हुआ तो प्लस, और सी का गुणा ए में हुआ तो ए सी, इज इक्वल टू वाई बाई माइनस बी सी, और माइनस ए का इस माइनस में हुआ प्लस, तो प्लस ए और प्लस ए सी, इज इक्वल टू 1 बाई ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसके बाद इसमें कुछ नहीं होने वाला, सीधे एक्स वाई का मान लिख देगा, और एक्स वाई का मान कितना होगा, क्या देखिए, अब इसको अगर बराबर करेंगे लोग तो एक्स का निकलेगा, आई इन दोनों को बराबर करेंगे लोग तो वाई का निकलेगा। जैसे आपको एक्स का निकालना है तो एक्स बाई माइनस प्लस वाले को पहले कर लें, ए सी माइनस बी सी,
इक्वल टू 1/a² माइनस b²। यहाँ से आपको x का मान मिल जाएगा ac माइनस b माइनस bc बाई a² माइनस b²। x का मान हो गया, यही उत्तर हो गया आपका। फिर इसको बराबर करेंगे लोग तो y का मान निकलेगा, और यहाँ पे हम लोगों का y बराबर y बाई AC प्लस a माइनस BC इक्वल टू 1/a² माइनस b²। और यहाँ से y बराबर निकालें तो AC प्लस a माइनस BC बाई a² माइनस b²। अब इसी काम को यदि आप विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से करने जाएंगे तो क्या होगा, दिक्कत होगी, बहुत अधिक दिक्कत होगी। तो इस प्रश्न को आप इस विधि से करें तो बहुत ही अच्छा जाएगा ये, और बहुत ही आसानी से आपको जो है उत्तर प्राप्त हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये y का मान हो गया, और यहाँ पे जो है कि x का मान आपको मिल गया। ये है बीजगणित विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करके x और y का मान ज्ञात करना। इसके बाद हम लोग रैखिक युग्म के समीकरणों को हल करने के लिए तीनों विधि पढ़ चुके। तीनों विधि में पढ़ने के बाद अब आप एक्सरसाइज के प्रश्न को देखेंगे, और हम अब अगले वीडियो में एक्सरसाइज के प्रश्नों को, एनसीईआरटी की बुक में जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उसको हम लाने का प्रयास करेंगे, उसको लाएंगे, और उसके आधार पे उसमें जो सिमिलर क्वेश्चन है उसमें से कुछ प्रश्न बताए जाएंगे, फिर बाकी प्रश्नों को आप हल करिएगा। ठीक, ओके।